बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और बारिश ने आपको ज़रूर जगाया भी होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इमरान कहाँ है। इमरान अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। जो सूरत हाल बारिश की इस वक्त पूरे मुल्क में है, लाहौर के साथ साथ, उसके पेश नज़र आप सोच सकते हैं कि कोई भी आज अपने दफातर में वक्त पर नहीं पहुँचने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जनाब। और पानी जिस तरीके से सड़कों पर खड़ा हुआ है वो तो आप जब बाहर निकलेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा। मुल्क भर में तेज़ बरसात जनाब, ये जो मानसून का सिस्टम है ये दाखिल हो चुका है। सिंध पंजाब में भी बादल गरज चमक के साथ बरसे हैं। अगर स्पेशली पहले हम लाहौर की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश हुई है और ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। ज़रा स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कीजिए कि इस वक्त क्या बादल जो बरसे हैं, जमकर बरसे हैं। और उसके बाद जो जिस तरीके से मैंने रोड्स पर जब मैं आ रही थी देखा, बहुत सारे दरख्त, मजबूत तनावर दरख्त जो गिरे हुए मैंने देखे, उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई है बारिश की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। और अगर आपको बताएं तो बड़ी बड़ी जो अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। लेस्को की बात करें तो जनाब हमेशा की तरह मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए और कई इलाके बिजली से महरूम है। बहुत सारे इलाकों में रात से, जब से बारिश शुरू हुई है तब से बिजली गायब है और अब तक बिजली का कोई अता पता नहीं है। और अगर आपको बताएं कि पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा लाहौर में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नश्तर टाउन की बात 65, लक्ष्मी चौक में 153 मिलीमीटर बारिश हुई और गुलबर्ग में 141, मुगलपुरा 128 मिलीमीटर बारिश हुई। और पंजाब के मुतादिद शहरों में बादलों का राज है। गुजरात, गुजरावाला और उकाड़ा में मूसलाधार बारिश। 44 साल रिकॉर्ड जनाब कहा जा रहा है बारिशों का टूटा है। और जिस तरीके से हमने शोर डाला हुआ था, बेइंतहा गर्मी है, हब्स है, मानसून है, लेकिन बारिशें उस तरीके से ज़्यादा नहीं हो रही और हब्स की कैफियत ख़त्म नहीं हो रही। उम्मीद है कि आज की इस बारिश के बाद, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सिचुएशन तो ख़त्म होगी। लेकिन उसके ये जो मनाजिर अभी आप देख रहे हैं, ये जिन्ना हॉस्पिटल के मनाजिर हैं, इमरजेंसी के ये मनाजिर हैं, जहाँ पर पानी जो है दाखिल हो गया है। आप पेशेंट्स को और उनके साथ जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनको देख सकते हैं किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये बड़ी अबतर सूरत हाल है। हमारे हमेशा ऐसे ही होता है, जो सरकारी अस्पताल है उनमें तो ज़रूर ये सिचुएशन बनती दिखाई देती है, क्योंकि निकासी आपके कोई ख़ास इंतज़ामात यहाँ पर नहीं है। मानसून से पहले अलर्ट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती है। और उसके बाद ये जो मनाजिर है ना, हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर पानी जमा हुआ है। ख़ास तौर पर अगर ये हॉस्पिटल्स और इस तरह की जगहों पर पानी जमा होगा तो उससे शदीद ज़्यादा दिक्कत भी होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स भी मौजूद होते हैं। जनाब अगर मुल्क भर की बात कर ले तो कराची में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आम शाहराएँ ज़ेर आब आ गई हैं। वहाँ पर भी बिजली की सूरत हाल यही है, क्योंकि कराची में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग के मसाइल रहते हैं। तो जैसे ही हल्की फुल्की बारिश भी होती है तो बिजली ज़रूर बंद कर दी जाती है इलेक्ट्रिक की जानिब से। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जनाब हालिया बारिशों से सैलाब जो है वो आया, तबाही हुई है और 19 अफराद जान की बाजी हार गए अनफॉर्चुनेटली, और 15 इस सारी सूरत हाल में ज़ख्मी हुए हैं। और PDMA ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी। तेज़ आंधी और बारिश के बायस मजमूई तौर पर 61 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। और जनाब हादसात भी बहुत सारे पेश आए हैं। कोहाट, बाजोड़, चित्राल, अपर और लोअर दीर, अपर कोहिस्तान, अपर और लोअर एबटाबाद, हरीपुर, सवात, चारसदा, सवाबी, साउथ वज़ीरिस्तान और हंगोर में ये हादसात रूनुमा हुए हैं। और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का भी आगाज़ कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि बालाकोट में शहाल के मकाम पर लकड़ियाँ पकड़ने की कोशिश में 4 अफराद दरियाए कुनहार में फंस गए थे। और अगर वादिय कागान की बात करें तो शदीद बारिशों और सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से जो सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ फंस गई थी। महांडरी पुल बह जाने से वादिय कागान का बालाकोट से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया था। और बताया यही जा रहा है कि नारान और बालाई वादिय कागान में 10 से 15 हज़ार तक सयाह मौजूद हैं। और जो कागान को बालाकोट से मिलाने वाला पुल है, इसके बह जाने से 10,000 से ज़ायद सयाह नारान में महसूर होकर रह गए। और ये जो सैलाबी सूरत हाल है, आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं। इंतज़ामिया ने नाला अबूर करने के लिए फ़िलहाल मुनव्वर नाले पर आर्जी चेयर लिफ्ट नस्ब कर दी है, ताकि सयाहों को रिलीफ मिले और वो वहाँ से निकल सकें जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। और कई मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि 15,000 तक सयाह वहाँ पर मौजूद हैं।
और जनाब ये 44 साल रिकॉर्ड जो है पंजाब में टूटा है बारिशों का, और मनाजिर आप देख सकते हैं किस कदर शदीद बारिश हुई है, सैलाबी सूरत हाल है। और अगर यहाँ की बात की जाए लाहौर की, तो जो गलियाँ हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, शदीद बुरी हालत है और पानी इस तरीके से जमा हुआ है। इंतज़ामिया के जो कहते हैं ना हमने पहले से इंतज़ामात कर लिए हैं, हम तैयार हैं मानसून के स्पेल के लिए, उन इंतज़ामात की कलई ज़रूर खोल दी है आज की इस बारिश ने, जो कि अब भी हो रही है। जल थल एक हो गया लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में एयरपोर्ट और अंदरून लाहौर की साइड पर जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। जनाब बारिश का जो रिकॉर्ड तो टूटा है, इसके साथ साथ हम इंजॉयमेंट एक तरफ है, लेकिन जो शहरियों की परेशानी और दिक्कत है वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो मेन रोड्स के मनाजिर हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जनाब पानी किस हद तक जमा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां, जब मैं ऑफिस आ रही थी मेरे ऑफिस के रास्ते में भी यही सूरत हाल थी और पानी इतना ज़्यादा जमा था। 2 बार तो हमारी गाड़ी भी इसी पानी की वजह से बंद हुई। मुझे भी लग रहा था मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं ऑफिस टाइम पर, लेकिन मैं पहुँच गई। और जनाब पानी की ये सूरत हाल रही। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को पेश आई वो बिजली के ना होने की वजह से पेश आ रही है, क्योंकि मुतादिद फीडर स्ट्रिप हैं और बहुत सारे इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा था पहले, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश और इतनी तेज़ तूफ़ानी हवाएं। कैनाल रोड पर मैंने बहुत सारे मजबूत तनावर दरख्तों को गिरे हुए देखा, तो जनाब उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत शिद्दत से तेज़ आंधी और तूफ़ान के साथ ये बारिश रात गए से इस बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और अब तक भी जारी है। रोड्स पर जो ट्रैफिक की सिचुएशन है वो भी आप देख सकते हैं, मुतादिद जगह पर दरख्त गिरने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। पानी मेन रोड्स पर भी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आप लोग सब टाइम से पहले, जिनका अभी ऑफिस का टाइम होना है, वो टाइम से ज़रा जल्दी निकलिएगा, क्योंकि रोड्स की ये सिचुएशन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जनाब बहुत सारे लोग जो ऑफिस से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं उनके लिए भी कि कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। हमारे कह लें बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है। और जो मौसम है उसके हवाले से पेशगोई यही की जा रही है कि आइंदा कुछ रोज़ तक इसी तरह की बारिशों का सिलसिला जो है मुल्क भर में जारी रहेगा और इसी तरीके से जो बादल हैं वो बरसेंगे। और बिजली के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, बिल ज़रूर अलबत्ता आपको आएगा, बिजली आती है या नहीं आती बारिश के मौसम में उसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बालाकोट में भी बहुत सारी बारिशें हुई। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी काफ़ी कम हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क़लात, सिब्बी, ज़ियारत में बारिश से मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। और आज भी तेज़ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में नदी नाले एक हो चुके हैं, कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। और PDMA के मुताबिक लसबेला, क़लात, सवारिब, क़ला सैफुल्ला में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, ताहम सूबे के किसी इलाके से जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। और जनाब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आई एम द ब्रेकिंग न्यूज़ टुडे। सुमीत के साथ क्या आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। हिना ने इतना कुछ जितना कह के आपको बताया ना, मैंने लेट आके प्रूव कर दिया कि वाकई भाई बहुत बारिश हुई है ना। आपको पता है जो सड़कें कभी नहीं डूबती ना, आज वो भी डूबी हैं और उससे मुझे अंदाजा हुआ कि लाहौर इज गोइंग जूबी डूबी टुडे। लाइक डूबा हुआ है लाहौर पूरा, हर तरफ पानी ही पानी है और इतना शदीद है। पता नहीं अब इसका इल्ज़ाम या इसके हवाले से कहना चाहिए जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने इसको ठीक करना है या नहीं, लेकिन बारिश तो बहरहाल बहुत ज़्यादा है, इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए था। मुझे इस मौके पर सिर्फ एक गिला होता है और वो गिला मेरा ये होता है जनाब कि कहीं पर भी हमें जो इंतजामिया है वो नजर नहीं आती है, खास तौर पे जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले हमारे दोस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाइक्स बंद हो जाते हैं। एक तो ये कि वो लोग पता नहीं ये रॉबिन हुड बन क्यों जाते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों से आज इतना इंस्पायर हुआ, ऐसे ऐसे हीरो मेरे आगे जा रहे थे जहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले पा रहा था कि मैं एंटर हो जाऊँ पानी में, वो लोग एंटर हुए और फिर मैंने कहा अच्छा यार ये जा रहे तो मैं भी निकल ही जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा रिस्क मत लीजिए, खासतौर पर बाइक्स के ऊपर बहुत सारे मेन होल्स खुले रह जाते हैं, हादसात हो जाते हैं,
पता नहीं चलता और फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। आप थोड़ा लेट पहुंच जाएं, आज अपने ऑफिस में इतला कर दें, और ऑफिस वालों को भी आज पता होना चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा ख्याल करना चाहिए, जैसे मेरे ऑफिस वाले ख्याल कर रहे हैं कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन ये इट्स नॉट सेफ। आई मीन आप इतना रिस्क ना लें। सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव, अभी हम बारिश पे ही रहना है हमने। अगली खबर जनाब, अच्छा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बारिश में इतनी अच्छी खबर छोटी हो गई। हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है, और हुकूमत ने डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 17 पैसे की कमी कर दी है। मिट्टी के तेल की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत में 6 रुपये 32 पैसे की कमी की गई है, जबकि लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी की गई है। आज सुबह का आगाज अच्छी खबरों से, लेकिन ये कुछ दिन पहले ही 2 दफा बढ़ी, फिर एक दफा थोड़ी कम हो गई। लेकिन चलें, अब पाकिस्तानी कौम के लिए पेट्रोल की कीमत ना बढ़ना एक अच्छी खबर होती है, कम होना तो बहुत ही अच्छी खबर होती है, क्योंकि उमूमी तौर पे वैसे आप ज्यादा खुश ना हो, ये अभी बढ़ेगी और लेकिन फिलहाल 15 दिन के लिए चलें, आप रिलैक्स करें, इस खबर के ऊपर एंजॉय करें। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 269 रुपए 43 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल आपको 272 रुपए 77 पैसे मिलेगा। लाइट डीजल फी लीटर 160 रुपए 53 पैसे, जबकि जो मिट्टी का तेल है वो आपको 177 रुपए 39 पैसे मिलेगा। सो अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके बाद ये नई कीमतें आपको मिल जाएंगी अगर आप बारिश से बच के पेट्रोल पंप्स तक पहुंच गए। ये भी उसका हिस्सा है। खैर जी, अब आगे बढ़ते हैं, हम आज की पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिस्कस कर लें और उसके साथ साथ बल्कि हमास का जो मामला है उस पर हमने डिस्कस करना है आज की बड़ी खबर में। जनाब, हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे, और इस्माइल हनिया, कल भी हमने इस पर पूरा प्रोग्राम हमारा इसी पर था। इस्माइल हनिया नामुंतखब सदर की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत के लिए यहाँ आए थे, और पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इस्माइल हनिया और उनके जो एक मुहाफिज थे उनको तेहरान में उनकी रहायशगाह पर शहीद किया गया था। दूसरी जानिब ईरान ने हमले की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद कर दी है, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने कहा है कि इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। इसी पर हम कल बात कर रहे थे कि अगर ईरान का रिएक्शन आता तो सिचुएशन क्या बनेगी, और सदर ये कहते हैं कि ईरान दहशतगर्द काबज़ीन को इस्माइल हनिया के कत्ल के बुज़दिलाना अमल पर पछताने पर मजबूर कर देगा। हमास ने भी ये कहा है कि इस्माइल हनिया की हलाकत का बदला ज़रूर लिया जाएगा, जबकि इनकलाब पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि इसराइल इस कत्ल की भारी कीमत ज़रूर चुकाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी ये कह रहे हैं कि इस्माइल हनिया के कत्ल की वजह से खित्ते के हालात मजीद खराब होंगे। बिल्कुल, लेकिन दूसरी जानिब जो इसराइली वजीर दिफा हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस्माइल हनिया पर हमले में अमरीका के मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इस मौके पर कहा है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो इसका मुकम्मल दिफा करेंगे। अब जैसे कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आती है, जब भी इसराइल कुछ भी गैर कानूनी करता है और वो कानून की धज्जियां उड़ाता है, अमेरिका कहता है हम इसका हिस्सा नहीं है लेकिन इसको डिफेंड करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप उसके साथ हैं इसके अंदर। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी, और उसके बाद उनकी जो मैयत है उनको 2 अगस्त तदफीन के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद डेफिनेटली उनकी तदफीन होगी। उधर जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप हैं उन्होंने इस्माइल हनिया की शहादत पर आम हड़ताल और मुजाहिरों का ऐलान किया है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने हमास के सरबराह के कत्ल की शदीद मजम्मत पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने की है, और उनके अहल खाना और फ़लस्तीनी अवाम से पाकिस्तान की तरफ से कौमी सतह पर इज़हार ताज़ियत भी किया गया है। जी हाँ, और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। इसराइली कार्रवाई अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में ख़तरनाक इजाफा है, और ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान भी पहुँचाती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है, और मुल्क भर में इस्माइल हनिया की शहादत पर आवाम में गम व गुस्सा भी पाया जा रहा है। और जो जमात इस्लामी का एहतजाज है, इमरान वहाँ पर भी गायबाना नमाज जनाजा उनकी अदा की गई पाकिस्तान में इस्माइल हनिया की। और जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे कि इस्माइल हनिया की जो शहादत है वो कहा जा रहा है, हमास कह रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, ईरान ने भी कह दिया है, तो अब खित्ते की सूरत हाल क्या होगी और हालात कितने वर्ष होंगे? बिल्कुल एक छोटा लफ्ज़ है जो कि वाकया बहुत बड़ा है। हाँ, इस वक्त जितनी भी मिडल ईस्ट वॉर हुई है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर अब तक की 7 अक्टूबर के बाद अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ओबियसली अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो कि एक उस ग्रुप के सरबराह भी थे जो कि मज़ाहमती ग्रुप है, और उसके साथ साथ उनका जो इमेज था वो पॉलिटिकल भी था, वो पॉलिटिकली डायलॉग करने वाली शख्सियात में से थे। ये नहीं कि ऐसी शख्सियात में से जो पॉलिटिकली इस मामले का हल
निकालने के लिए मुआवनत कर सकते थे, उनको ही टारगेट कर लिया। और ऐसा लगता है कि एक बुखलाहट के अंदर ये फैसला किया गया। एंड एक ऐसा मुल्क जो कि इस वॉर के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है, जिसका बराह रास्त हिस्सा नहीं है, वो हिमायती ज़रूर है पैलेस्टीनियन अवाम का, और होना भी चाहिए। उसकी सरजमीन भी उसको निशाना बनाया गया एक सॉवरेन लैंड के ऊपर, और उसको टारगेट किया गया। तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मास्क खोला है। अब देखना ही होगा कि इसराइल की कैलकुलेशंस क्या हैं, क्योंकि आयरन डोम को लेकर जो उनका इंटेलिजेंस सिस्टम है या उनका जो मिसाइल सिस्टम है सरहदी, वो तो उसके हवाले से उनकी जो कैलकुलेशंस हैं उनके तो ऊपर खच्चे उड़ा के रख दिए थे हमास ने। आपको याद होगा तूफानुल अक्सा जब उन्होंने किया तो न सिर्फ उन्होंने इसराइली बॉर्डर को वायलेट किया, अभी निकले उसमें से वहाँ अंदर जाकर उन्होंने जो टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया, बल्कि बाकायदा तौर पर कई 100 इसराइली ऐसे हैं जिन्हें हॉस्टेज भी बनाया, और अब तक वो बतौर हॉस्टेज उनको रखे हुए हैं। इसराइल इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट कि उसके हॉस्टेजेस कहाँ पे हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि वो तो मुसलसल जो एक डिफेंस की लेयर है, या जो एक क्या कहना चाहिए फैक्टर ऑफ प्राइड है फॉर इसराइल, उसको तो बड़ी आसानी से हमास ने बड़ी अपनी छोटी सी तादाद के साथ, मुट्ठी भर तादाद के साथ न सिर्फ क्रॉस किया, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही टफ टाइम दिया। और 7 महीने, बल्कि 7 से ज़्यादा ही हो गया तकरीबन, अब अगस्त ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, उसमें इसराइल शिकस्त नहीं दे पाया है हमास को। एक छोटा सा ग्रुप है जो कि रेजिस्ट कर रहा है, जो कि अटैकिंग पोजीशन में भी नहीं है, और निहत्ते लोग हैं, लेकिन इसराइल उसको शिकस्त नहीं दे पाए। तो ये कैलकुलेशन जो इसराइल ने ईरान के लिए की है, क्या ये कैलकुलेशन इसकी ठीक है? जो कॉन्फिडेंस उसको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अगर कॉन्फिडेंस अमेरिकन बेस्ड है, जो कि डेफिनेटली है, हम अगर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे ऐसे मामला जब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होते तो अमेरिका न सिर्फ वहाँ से बैक ऑफ करता है, बल्कि अपने एलाइज को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ भी देता है। उसकी हिस्ट्री बताती है, रिसेंटली अफगानिस्तान भी उसकी एक एग्जाम्पल है। सो देखना होगा कि ये कैलकुलेशन किस हद तक दुरुस्त है, हमें नहीं लगती, लेकिन इसराइल ने क्या सोचा और उसके बाद क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। बहरहाल खित्ते में सूरत हाल कुछ खास अच्छी होती दिखाई नहीं देती इस इतने बड़े वाक़े के बाद। ऐसा ही है, और मशरक़ वस्ता की ये जो सूरत हाल है, इसी पर सलामती काउंसिल के इजलास में चीन, रूस और अलजायर ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की भी मजम्मत की है, और ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया था सलामती काउंसिल का इजलास, जिसमें मशरक़ वस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी जो है वो रोकने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर भी दिया गया है। बिल्कुल, और ये जो सूरत हाल है ये कतई तौर पे भी इस खत्ते के लिए अच्छी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि दिस वॉर सीम्स टू बी एस्केलेटेड, बढ़ती नज़र आती है, ये हीट इसकी बढ़ती नज़र आती है, और कोई रोल इसमें इसलिए प्ले नहीं किया जा सकता क्योंकि न सिर्फ एक सॉवरेन लैंड के ऊपर, एक आज़ाद मुल्क की सरजमीन के ऊपर अटैक किया गया, बल्कि उस सॉवरेन लैंड के ऊपर एक सिफारती मेहमान को अटैक किया गया जो कि उस मुल्क के सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक था। और अमूमी तौर पर भी हम अगर उसूलों की बात करें तो ऐसी तकारीब के अंदर जहाँ पे और सरबराहान मुमलिकत हों, वहाँ पे इस किस्म की कोई सरगर्मी नहीं की जाती है। लेकिन मुझे तो ये ईरानी इंटेलिजेंस, इसराइली इंटेलिजेंस की बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं लगता, या एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एक एटीट्यूड उनका लगता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक इतना बड़ा कहना चाहिए एक जंग का बटन दबा दिया है कि सूरत हाल को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ 1 या 2 ममालिक नहीं, ये पूरा खित्ता इससे मुतासर हो सकता है। और जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वील रिस्पॉन्ड टू इट। वो रिस्पॉन्स क्या होता है, तो कितना स्वेयर होता है, उसका इम्पैक्ट क्या सिर्फ इसराइल तक महदूद रहता है, और इसराइल की आगे से एज ऑफ सेड देखना होगा कि उनकी कैलकुलेशन क्या है इस मामले को लेकर, कहीं वो मिस कैलकुलेट तो नहीं कर रहे ईरान को इससे पहले। ये देखना होगा, इस सूरत हाल के बाद हमें पता चलेगा, बट वी होप एंड प्रे कि सूरत हाल काबू में रहे। बहरहाल इसराइल ने इस जंग को बहुत क्या कहना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। अब शायद यहाँ से बैक ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा, और इस आग को समेटना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा नजर आता है। जिस तरह कल हमारे गेस्ट एनालिस्ट भी यही बात कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जी, चले गई ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लग रहा है बज़ाहिर। और देखना ये जो इसराइल ने अपने लिए नए महाज खोले, जिस तरह से इमरान ने कहा कि अब हिजबुल्लाह और पासदारान इनकलाब के, तो फिर इसके क्या नताइज इसराइल को भुगतना पड़ेंगे, या फिर ये सूरत हाल जो है सबसे ज्यादा वर्ष तो इमरान मेरे ख्याल से फलस्तीनी होने जी ऐसी है पूरे खत्ते के लिए। जंग तो किसी भी जगह हाँ। का किसी भी जगह के लिए उसका असर खत्ते पे होता है। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है, जो ब्रेक से वापस आते हैं मुल्क की पॉलिटिक्स में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। एंड एक्सप्रेसो इज देयर, अब वी हैव द होल लाइन अप टुडे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लीजिए। मौसम की सूरत हाल से तो आपको आगाह कर दिया, और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से भी जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नजर डाल लेते हैं। तो क्या चल रहा है? क्या बहुत अच्छी होगी सियासी सूरत हाल? बिल्कुल नहीं, वो भी आप मुस्तकबिल करीब में उम्मीद भी ना करें। जो हालात चल रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो जनाब मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला था, उसको गैर मुअस्सर करने के लिए हुकूमत एक अब निजी बिल के तौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल ले आई है। मुस्लिम लीग नून के जो रुकने असम्बली बिलाल अजहर कियानी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट
दूसरा तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया इजलास में, और पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 में मुतारिफ करवाई गई है, जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। और तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी होंगी। और इलेक्शन एक्ट में शिक 66 की जो ज़ैली दफ़ा ए और बी में तजवीज़ की गई तरामीम है, उसके मुताबिक किसी भी आज़ाद उम्मीदवार का किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। और ज़ैली शिक जो बी है उसमें शर्तिया जुमलों को इजाफा करते हुए तमाम उम्मीदवारों को मुजव्वज़ा शराइत का पाबंद किया गया है, जिसके मुताबिक मुकर्रर करदा निशान अलॉट करने से कबल अगर किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात से जमात का सर्टिफिकेट जमा कराते हुए किसी मखसूस सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के सामने बयान हल्फी जमा ना कराया हो, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो उस जमात का उम्मीदवार है, तो उसको बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही तस्वुर किया जाएगा, ना कि किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। गर्ज के वो सारे रास्ते हुकूमत ने इस लेजिस्लेशन के जरिए बंद करने की कोशिश की है जिससे तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता है। अच्छा जी, उधर जो कायमा कमेटी है उसके पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। 6 अरकान ने इस बिल की हिमायत की है, जबकि 4 ने इस बिल की मुखालफत की। हम आपको बताते रहे हैं JUI के जो रुकन हैं, रुकन असम्बली शाहिद अख्तर अली, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि दूसरी जानिब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने फ़ौज से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और इस पर मैं क्यों ना कहूँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन अभी अरमान हैं, अभी कम निकलें और भी निकल रहे हैं। देखते हैं कि इस पर क्या होता है। अडयाला जेल में साफियों से कर रहे हैं, कब से ख्वाहिश कर, आप जरा खुल के कर रहे हैं। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए माइंड बनाया है, हम तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, हमने तनकीद की है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात न करने के सवाल पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बोले कि ये जो SIFC है, ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए बनी है, ये क्या है? मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, ऐसा भी उन्होंने कहा। मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है वो यहाँ उन्हीं के जरिए पैगाम उन्हीं के जरिए पहुंचा है। और मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अगर मोहसिन नकवी नुमाइंदे बन जाएं इस्टेब्लिशमेंट के तो आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। हुकूमत का एक ही मकसद है, PTI और फौज को लड़वा कर ये जमात ख़त्म करवाएं। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके हवाले से खान साहब ने कहा कि वो मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं, जिस पर जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हैं वो कैसे रह सकते थे। वो आए, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ूंगा से मुज़ाकरात करने तक बात आ गई है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई, ऐसा तारड़ साहब ने कहा। और वो ये कह रहे हैं कि अब इदारे को ये सियासत में लाना चाहते हैं, मुल्क की सलामती पर वो कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क में चलाया गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद अब निमाई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। जब न्यूट्रलिटी वाला ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और न्यूट्रल तो कोई चीज नहीं होती। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। तो ये जो हर बात पे एक यू टर्न है, और इनको ये बात काबिल कबूल ही नहीं थी कि इदारा न्यूट्रल हो गया। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि फौज के इदारे को अपने सियासी मफादात के लिए सियासत में मुलव्वस किया जाए। इसका प्रीमियर कब है मुझसे प्लीज बात करो। तारड़ साहब ने कहा ये नई फिल्म आई है, मुझसे प्लीज बात, नाम बुरा नहीं है वैसे, अब देखते हैं कि स्टोरी कैसी होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन FBR कबल अज़ वक्त रिटायर होने के लिए उन्होंने खत लिख दिया, पहले इरादा करते रहे, ये भी एक बड़ी अलार्मिंग बात है जब हुकूमत FBR में रिफॉर्म्स कर रही है, इस पर भी हमने बात करना है। और दीगर सियासी अमूर पर वी हैव नन अदर देन शौकत पराचा साहब, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद में चुके हैं, तो ये हमेशा देता हूँ कि खबरों के ज़्यादा करीब हैं, इनसे होकर हम तक पहुँचती हैं खबरें, तो ज़रा लेते हैं। पराचा साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए आपके शहर में बारिश कैसी हुई है? क्या आपका शहर भी जल थल एक हुआ पड़ा है लाहौर की तरह? डूब गया? गुड मॉर्निंग जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले बारिश का जिक्र कर दिया, पहले मौसम का जिक्र कर दिया। इस्लामाबाद में बारिश इस वक्त भी बिल्कुल मेरी विंडो के सामने मैं देख रहा हूँ कि बारिश जारी है, ड्रिजल है, लेकिन वो जल थल यहाँ नहीं होता। आप तो यहाँ खुद रह चुके हैं, ये हिली है थोड़ा मोड़ा तो वो बारिश का पानी बह जाता है। फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी विजिलेंट रहती है। CDA के चेयरमैन खुद आज रात तो खैर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आप अभी उनका जिक्र भी कर रहे थे, वो आज रात को घूमते रहे। वो 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उन्होंने रात को जायजा लिया, तो 4 बजे तक वो घूमते रह गए।
एक्सप्रेस वे जो आजकल मसला इसका बना हुआ मतलब है लोगों हालात के लिए, कंट्रोल में बड़ा है अच्छा आपके, हो गया। चलें कहीं तो है हाँ, बड़ा पाकिस्तान अच्छा में हुआ मौसम बन के। रही है वो। चलें इसी कम तरह टू द पॉलिटिक्स जो सर, है, कम टू द पॉलिटिक्स आप सियासी क्योंकि दरजारत। वो लोग वो भी सुनना चाहते हैं ना, लोगों की जरा वो उस पल्स के ऊपर भी लोगों की निगाह रहती है और साफियों की तो रहती है। सो क्या है जी ताज़ा तरीन, हमने इस वक्त नक्शा रखा है, आप तबसरा कीजिए राजा साहब। अनफॉर्चुनेट है कि इदारों के दरमियान पाकिस्तान में लड़ाई जारी है। वो कहते हैं कि खतरा है, मैं कहता हूँ लड़ाई जारी है। मसलन आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो 8-5 का है या 11-2 का है, जो भी कहा जाए, लेकिन वो फैसला है। अब उसके खिलाफ लेजिस्लेशन हो रही है और लेजिस्लेशन भी कि जी उसका इम्पैक्ट जो होगा, उसका इफेक्ट होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 2017 होगा। और मसला सिर्फ एक ही चल रहा है कि मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को मिलना थी, पहले अदालत ने रीराइट किया, इसमें कोई शक नहीं है कि 3 दिन का टाइम है आजाद अरकान को आइन के मुताबिक कोई नई सियासी जमात ज्वाइन करने का आफ्टर विनिंग दी इलेक्शन। अदालत ने उनको 15 दिन दे दिए, तो हमारे ख्याल में वो भी स्टेप अहेड था कि 3 दिन को आपने 15 दिन में कहा जाता रहा कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने को ही तो लॉ ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है, नजरिया जरूरत कहा जाता है। अब पार्लियामान आ गई। अब ये नहीं है कि हुकूमत को खतरा है कि ये नंबर जो 20-22 हैं एमएनए की सीट्स पीटीआई को मिल जाएंगी तो फिर वो पीटीआई जो है वो कोई हुकूमत टॉपल करेगी। नो, वो जो एक मामला था कि 10-12 मेंबर्स चाहिए मजीद 224 का फिगर पूरा करने के लिए, और 224 का फिगर आईनी तरमीम के लिए 2/3 का एक अट्रैक्शन रखता है। लेकिन अल्टीमेटली कल जुमे को ये कौमी असेंबली से पास हो जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली चैलेंज होना है जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वहां पर मसला बनेगा कि पार्लियामान का जो पावर टू लेजिस्लेट है वो कर्टेल होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अडॉप्ट किया था कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग विल बी एक्सेप्टेड, ये फिर एक टेस्ट आए। तो प्राची साहब, यानी कि ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों वाला, ये गुत्थी अभी इतनी आसानी से सुलझी नहीं है। जिस तरह से भी इमरान ने भी कहा कि हुकूमत चाह रही है कि हर वो दरवाजा बंद कर दे जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिल सकता है। जहाँ लड़ाई जारी होती है वहाँ एक साइड अगर एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरी साइड दूसरा कोई ना कोई कोना खुदरा इमरान हसन साहब को खोल लेती है। मसलन अदालत ने दरवाजा बंद किया, बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट दिया और ये भी लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारे पास आए। जिन 8 जजेस ने ये हक में फैसला दिया था पीटीआई के, उन्हीं में से एक जज साहब जो हैं वो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, यानी दूसरे जज के पास भी नहीं भेजा, वो उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल सील करके रख दिया था। लेकिन हुकूमत के पास पार्लियामान है, पार्लियामान से वो बिल कल जुमा है असेंबली से पास करवा लेंगे। तो ये इसलिए दरवाजा खुल जाता है कि लड़ाई जारी है ना, कोई ना कोई वो दूसरा दरवाजा। लेकिन पर साहब माजी करीब में हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे पार्लिमानी फैसलों को कोर्ट ने सेट असाइड किया। ऐसे पार्लिमानी फैसले जिनको पार्लिमान ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए, जिसको सॉवरेंटी है बहुत सारे बल्कि सभी मामलात में ऑलमोस्ट कानून साजी को लेकर सबसे सुप्रीम इदारा है, उसने उनको एक्सरसाइज किया। जैसे कि मैं तहरीक अदम एतमाद की बात कर लेता हूँ, या और भी बहुत सारे मसाइल हैं उनको लेकर, या री इलेक्शंस का जो ऐलान किया गया था। तो क्या ऐसा ये जो करंट लेजिस्लेशन हो रही है इसमें आपको कहीं कोई इम्कान नजर आता है कि दोबारा अगर ये रिव्यू के लिए एक तो मुखालिफ हरीफ क्या कोर्ट जा सकता है कि जी इसको रिव्यू किया जाए कि फैसले के बाद ये कानून साजी क्यों की गई, जिससे बराह रास्त लगता है कि फैसला इंपैक्ट हो रहा है और तौहीन हो रही है अदालत की? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो ऐसा सुकम मौजूद है इस फैसले में, कोई ऐसी कमजोरियां इस लेजिस्लेशन में लगती हैं कि इसको भी सेट असाइड किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैन यूज इट्स पावर? anything, any matter, any decision can be challenged in the court. Okay. और अगर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो 184(3) जो सुओ मोटो वाला वो क्लॉज मौजूद है, वो आइन का आर्टिकल मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि जो सुकम की आप बात कर रहे हैं, छोड़ दें सुकम का, ये तो इन रिटेलिएशन इन रिस्पांस टू अ वर्डिक्ट आ रहा है ना। इसका क्लियर जो इंटेंट है, वो कहते हैं ना कि इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर, ये तो इंटेंट जो लॉ मेकिंग है वो तो है इन रिएक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो कि 12 जुलाई को बरोज जुमा सुनाया गया था, जिसमें कहा गया था
कि जो रिजर्व सीट्स हैं ये पीटीआई की बनती हैं। उसमें कहा गया था कि 39 जो पीटीआई के लोग हैं वो इसमें आ गए, उन्होंने अपने लिख दिया था कि हम पीटीआई से हैं, और 41 को ऑप्शन दिया था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएं। ये इस वर्डिक्ट जो 12 जुलाई को रोज जुम्मे का था, उस फैसले के खिलाफ तो ही ये आ रही है ना लेजिस्लेशन, तो इंटेंट तो वाज़े है। और जो मैं बात पहले कर रहा हूँ कि एक साइड एक दरवाजा खोलती है, बंद करती है, दूसरी साइड दूसरा दरवाजा बंद करती है। लेकिन सो मोटो का आपने जिक्र किया, जो कि ये इख्तियार मजीद 2 जजेस को भी तफवीज़ किया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, लेकिन वी स्टिल बिलीव कि जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो चीफ जस्टिस का ही है टू टेक द सो मोटो। लेकिन वो तो इस फैसला इन फेवर ऑफ पीटीआई आया, उनकी राय तो इससे अलग थी। ये जो 3 रुकनी कमेटी है फॉर एग्जांपल, उसमें बाद में जब हुकूमत की तरफ से रिव्यू पिटीशन दी गई और हुकूमत चाह रही थी कि फौरन इस रिव्यू को टेक अप किया जाए, तो बेंच बनाने वाली 3 कमेटी में से 2 ने फौरी तौर पर इसको टेक अप करने के खिलाफ वोट दिया, और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने इसके हक में वोट दिया। तो 2-1 की वो जो मेजॉरिटी डिसीजन था, डिस्पाइट द फैक्ट कि चीफ इज चीफ, लेकिन वो फौरी तौर पर फिर रिव्यू नहीं लगी। वो सितंबर 9-10 के बाद जब छुट्टियां अदालत की खत्म होंगी तो उसके बाद ये पिटीशन लगेगी। तो ये भी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि 3 रुकनी कमेटी ओवरराइड कर सकती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को, और ये रिव्यू के केस में हो चुका है। सही है। और पराची साहब, ये दूसरी जानिब अगर पीटीआई की सियासत की बात करें तो मुजाहमत या मुफाहमत क्यों मखमसे का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस तरीके से अब जो बानी पीटीआई हैं उनके जेल से पैगामात आ रहे हैं कुछ, वो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा भी है, क्या टाइटल था इमरान, अब समथिंग लाइक अब बात हो जाए, प्लीज मुझसे बात करो। हाँ प्लीज। तो क्या देख रहे हैं आगे, क्या सिचुएशन बन रही है? आप शो देखने जाएंगे इस फिल्म का? अच्छा नहीं, खैर टाइटल की बहस में तो मैं नहीं पढ़ता, मैं तो ऐसी तमाम चीजों को बहुत मायूब समझता हूँ। बात यह है कि आपने अलकाबात दिए, टाइटल दिए, फिर आपने कहा कि नहीं ताकत आपके पास है, फिर आपने कहा कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भी हमें एक मिला था। लेकिन उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं से, ये कोई नई बात तो नहीं की आपने कहा मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन हम टॉक्स उनके साथ करेंगे। अब या तो ये वादे कर दें कि जी एक जो सर्विंग जनरल होंगे, यूनिफॉर्म वालों के साथ आपने बात करनी है, उनका मतलब तो ये है। लेकिन जब नुमाइंदे कहते हैं तो नुमाइंदा कुड बी एनीवन। यही सवाल था जब किसी ने कहा उनसे कि आप जब नुमाइंदे की बात कर रहे हैं तो फिर मोहसिन नकवी साहब आपको कबूल है, तो उन्होंने कहा नो मोहसिन नकवी साहब हमें कबूल नहीं है किसी सूरत में भी। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें उनके भी सामने क्योंकि फौज किसी सूरत में इस तरह से डिक्टेशन लेकर नहीं मुज़ाकरात करेगी। और जब मुल्क का आईन है, पार्लिमान है, सियासतदान जाके बैठे आपस में बात करते। ठीक है। अच्छा, एक तो आई होप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, थोड़ा खलल था बीच में तो आप इसको सुन पा रहे हैं। दूसरा ये अब मुसलसल एक फेजेस के अंदर ऐसा लगता है कि सिलसिला चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ से नैरेटिव तो सामने आ चुका है जिस पे मैं और आप इससे पहले भी हम डिफरेंट टॉक शोज में डिबेट करते रहे हैं कि जी एक तरफ से भी थोड़ा पीछे हटा जाए या कोई सोल्यूशन के लिए कोई थ्योरी आए और दूसरी तरफ से भी आए और फिर बातचीत हो। एक तरफ से थ्योरी आई थी कि माफी मांगे, पीछे हटें, और दूसरी तरफ से थ्योरी आई कि मुज़ाकरात करें, बंदा लेके आए। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट तो कहीं हो रही है, ये 2 स्टेज डेवलपमेंट तो है इसमें पराचा साहब। हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ता जारी रहता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक कोई फायर वॉल आ गए दरमियान में, नो। और आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं कि खुद पीटीआई वाले अपने ही बाज कोलीग्स के हवाले से लगा रहे होते फैक्ट और राब्ते में है। तो राब्ते होते हैं, इसमें लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट कि कहीं ना कहीं किसी सूरत हाल में, मसलन खुद चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर पहला दूसरा इजलास था, कौन सा इजलास था जो उन्होंने जाकर उधर कोर कमांडर हाउस में पूरी कैबिनेट को लेके गए थे, आपको याद होगा। जी।
फिर यहाँ पर वो एक मीटिंग में आए थे तो बाहर निकल उन्होंने कहा था कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद से उनकी अभी मुलाकात हुई है अंदर ही। तो राब्ते रहते हैं, ये नहीं है कि कोई एज सच फायरवॉल है। जो हम बात कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। और उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, यानी आप एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि आप जब दबाव डालेंगे तो फिर आप अपनी डिक्टेशन के जरिए कोई भी मतलूबा नतायज हासिल कर सकते हैं। मसलन 9 मई है, 9 मई की कंट्रोवर्सी शुरू होगी कि मैंने कहा था कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर आप GHQ के सामने जाकर एहतजाज करें। राइट, इस हद तक आप कह रहे हैं, आप आगे नहीं फिर तस्लीम कर रहे, जो माफी का एलिमेंट आ रहा है। अगर आप इसी बात पे ही माफी मांग लें, पर GHQ के सामने एहतजाज किस लिए? 9 मई को एक सिविल गवर्नमेंट देखते हैं वो दूसरा प्लीज मुझसे बात करो का पार्ट 2 अब जो आएगा फिर उस पे हम आपको बताएंगे ना कि अब अगली स्टेटमेंट क्या आती है। पर ये तारड़ साहब का टाइटल है भाई, हमारा नहीं है, हमारे वजीर इत्तलात हैं और हम एक इत्तला का जरिया है तो हम उसको इंडोर्स करें। पर साहब बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय कीजिए बारिश को, हैव अ गुड डे। और फॉर योर एनालिसिस, आपने जो हमारे सामने रखा, आपने एनालिसिस सुना जी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और फिल्म कब आती है और बॉक्स ऑफिस पे कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है आपको बताते रहेंगे। एक ब्रेक लीजिए। बारिश हुई है और क्या अब की सिचुएशन बनी है, ज़रा हम डिटेल में बात कर लेते हैं आज की बारिश के ऊपर। ख़ास तौर पर लाहौर की तो हमने बात की इन डिटेल, इसके साथ साथ मुल्क भर में बारिशें हुई हैं जनाब। बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जलथल एक हो गया है, जो अहम शाहराएँ हैं वो पानी से भर गई हैं और इसी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई है। वासा का अमला फिलहाल अगर बात करें तो मुतहरिक दिखाई दिया हमें रोड्स पे, निकासी आप में मसरूफ है। लेस्को के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप कर गए, कई इलाके बिजली से महरूम हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बारिश का जिक्र किया जाए तो एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट के करीब जो बारिश हुई है 337 मिलीमीटर बारिश हुई है। और जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड भी टूटा है। इसलिए इमरान आप फंसे थे बारिश जी बिल्कुल, यानी कि 1980 के बाद इतनी ज्यादा बारिश आज हुई है। लक्ष्मी चौक 153 मिलीमीटर, गुलबर्ग 141, मुगलपुरा 128 एंड व्हाट नॉट। आई मीन हर जगह पे इस वक्त यही सूरत हाल है। आप प्लीज बहुत एहतियात करें। और मैंने तो देखा है कि वो बोर्ड भी डूबे हुए हैं जिसमें मरियम ने लिखा हुआ है कि हम पानी को संभाल लेंगे। वासा के खास तौर पे हुसैन चौक की अगर हम बात करें तो आई होप कि वासा वर्क्स। आई मीन बारिश बहुत शदीद है और जो इंतजामी उमूर हैं वो सही से अंजाम है। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब, क्विकली जरा उनसे पूछ लेते हैं कि कितना लंबा स्पेल है, चूंकि इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं हमारा शो चल रहा है तो बारिश हो रही है पाकिस्तान के तकरीबन सभी। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे तो महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत शदीद बारिश है और होनी है, क्या ये इतनी ही शदीद प्रेडिक्शन थी और कितना प्रोलॉन्ग कर रहा है ये स्पेल, कितना आता है आगे नजर? देखिए, जो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर आप पूछे ना तो मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन जाहिर है या इतना क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते कि वाकई 300 मिलीमीटर हो जाएगी या 200 होगी या 150 होगी। मतलब एक आइडिया आप दे सकते हैं उसमें हैवी टू वेरी हैवी और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी ये जिक्र होता है उसमें एडवाइजरी में। ठीक है, तो वो जाहिर है कि कुछ एरियाज आपके टेक्निकल टर्म्स के अंदर किस बारिश को वेरी हैवी कहते हैं? आई मीन कितने मिलीमीटर से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि ये इतनी में ज्यादा हो गई है? हाँ, 40 से 80 मिलीमीटर, आप 44 से 89 मिलीमीटर या 80 मिलीमीटर इसको हम वेरी हैवी कहते हैं। और फिर उसके बाद उसके बाद एक्सट्रीमली हैवी हो जाती है। और फिर जैसे लाहौर में हुई है ये तो बिल्कुल इसको तो आप टोरेंशियल रेन कह सकते हैं। ये नहीं थोड़े वक्त में इतनी ज्यादा बारिश आगे चलती नजर आ रही है, यही इंटेंसिटी इसकी? जी, ये आज शाम तक चलेगा ये सिलसिला। अब इंटेंसिटी तो खैर इसकी कम होगी ग्रेजुअली, जाहिर है कि डिसिपेट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जो वो था इसका वो तो हो चुका, लेकिन अभी भी मॉडरेट और किसी जगह पर हैवी शावर्स रहेंगे, शाम तक रहेगा ये। और फिर उसमें कुछ गैप आ सकते हैं, लेकिन ये स्पेल कंटिन्यू रहेगा 5-6 अगस्त तक एटलीस्ट। ये ऑन एंड ऑफ इसी तरह से गैप्स के साथ चलता रहेगा। जी 5 से 6 अगस्त तक होंगी बारिशें। हाँ, तैयार रहेंगे। एक दिन की बारिश से हमने देखा है क्या हाल हुआ है। सरफराज साहब, ये लाहौर की बात थी, मुल्क के दीगर इलाकों का भी जरा बताइएगा, वहाँ पर भी शदीद किस्म की बारिश हुई है क्या? यही स्पेल वहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा? वहाँ भी 4 से 5 अगस्त तक इसी तरह की तेज़ बारिशें मुतवक्किल हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर हिस्सों में यानी पंजाब भर में और इसी तरह से केपी के तमामी इलाकों में आप कह सकते हैं, कश्मीर में ज़्यादातर जगहों में और बलूचिस्तान के नॉर्थ ईस्ट जो बलूचिस्तान है उसमें सिब्बी, कोलू, बारखान और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर दोबारा से पता है कि पहाड़ी इलाकों पर तेज़ स्पेल हो तो फ्लैश फ्लडिंग की
नदी नालों में तूफ़ानी आने के बाद फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, और वो कैफियत बलूचिस्तान में भी आ सकती है। केपी के बारे में जरा इन डिटेल्स बताइए। बहुत सारे लोग केपी में फंसे हुए हैं और उनके ओबियसली रिश्तेदार यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या है, तो जरा केपी की तफसील हमें बताइए। दरियाओं में तूफ़ानी के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो आपने देखा कि मानसेरा और कागान नारान में बहुत मतलब बुरे हालात हुए, वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग हुई और नदी नालों में लोकल जो स्ट्रीम्स थी उसमें बहुत एक तरह से सैलाबी कैफियत होगी। उसके बाद दरियाओं में भी पानी का बहाव बढ़ गया। अब उधर केपी में यानी काबल साइड पे चतराल से जो दरिया आता है ना, वो दरिया काबल वही होता है, तो वो शहरा के मकाम पर उसमें उसके ऊपर मीडियम फ्लड है। बाकी जगहों पर तो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर मीडियम है। और इस तरह लोकली किसी जगह पर खासा तेज़ बहाव है पानी का उन लोकल स्ट्रीम्स में, नदी नालों में। तो अब ये जो स्पेल है असल में कंटिन्यू है, यानी ये 5-6 अगस्त तक इस तरह से वक्फे से चलता रहेगा। तो मज़ीद इस तरह की सिचुएशन कोई आइसोलेटेड इसमें हो सकती है, मज़ीद ख़राब हो सकती है। ओके ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया इस हवाले से। सरदार शुक्रिया। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि एक तो 40 से 80 मिलीमीटर के दौरान जो बारिश होती है इसके दरमियान, उसको हम हैवी कहते हैं, देन इट गोज टू वेरी हैवी। बट ये जो लाहौर में हुई है तो बियॉन्ड एनी टर्मिनोलॉजीज इतनी ज्यादा है। बारिश के साथ लेस्को, एक तो हमने इंतजामिया के पोल तो वैसे खुल ही रहे हैं, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि बारिश के पानी का, लेकिन लेस्को रात से बिजली बहुत सारे इलाकों में गायब है। हम बार बार यही करें कि एक तो मौसम को कभी इंजॉय भी नहीं करने देते, या शिद्दत हो या कुछ भी हो, गर्मी हो तब लाइट नहीं होती, हब्स का शदीद मौसम है, और उसमें अब बिजली जो है मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। ये सिचुएशन और बिजली की तारों को जरा प्लीज ध्यान करें, बच्चों को पानी में ना जाने दें, क्योंकि करंट हो सकता है और सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। अल्लाह खैर रखे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट की जानिब जाएं, आपको अपडेट करना ज़रूरी है। इस वक्त लाइव अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं तेहरान ईरान से, जहां पे हमास के सरबराह इस्माइल हानिया साहब की नमाज जनाजा अदा करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस वक्त ये मनाजिर बराह रास्त हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस टीवी के तवस्सुत से। अब से कुछ देर के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, वो इस्माइल हानिया साहब की नमाज जनाजा अदा करेंगे। स्केड्यूल के मुताबिक आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी है। 9:30 पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी थी, लेकिन अभी हमने देखा है कि सब शुरका तो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ देर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उसके बाद जो तदफीन है उनकी वो कतर में की जानी है। इस वक्त ये ताज़ा तरीन मनाजिर है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और इससे पहले जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब का इंतकाल हुआ था, बहुत बड़ी तादाद ईरानी शहरियों की निकली थी। और आज भी इस्माइल हानिया उनकी खिदमात जो फ़लस्तीन के लिए हैं, हमास के लिए हैं, उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए ईरान के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि फ़लस्तीनी परचम भी थामे हुए है और वो इस वक्त अपनी मुल्क की गलियों में निकले हैं, उनसे ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। ये वाक़या कल पेश आया था जिस पे हमने तफसीली तौर पे आपको आगाह किया था। इस्माइल हानिया जो कि ईरान में मौजूद थे, ईरानी सदर की तकरीब अलफबरदारी के लिए उन्हें कुछ यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया था और उन्हें शहीद कर दिया था, जिसके बाद आज उनकी नमाज जनाजा का ऐलान किया गया। सो जो ही हमारे पास इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आती हैं नमाज जनाजा के हवाले से या नमाज जनाजा अदा की जाती है तो हम उसकी भी लाइव मनाज़िर इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मीनवाइल हमारी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के उनके मुस्तक़बिल के लिए दुआ है कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे और उनके लिए आने वाला वक्त बेहतर हो। सेगमेंट की जानिब हम चलते हैं। सेगमेंट हमारा माइंड मैटर्स है और वकार मलिक साहब ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज फ़ोटोग्राफ़र कामरान सलीम उनके साथ हैं और जंगली हयात को दरपेश जो ख़तरात हैं उस पर ये दोनों हज़रात बात करें। बहुत ही अहम मौजू है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। दिस लैंड इज़ यूअर लैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन होने जा रही है लाहौर में और इसके जो क्यूरेटर हैं वो हैं इमरान कुरैशी, जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान का तारुफ है। और इसमें जो आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं उसमें से एक कामरान सलीम है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के हवाले से, और एक जो हैं वो इटालियन आर्टिस्ट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है थीम, आप देख लें कि दिस लैंड इज़ यूअर लैंड। ये बेसिकली हमें ये बताने के लिए है कि ये ज़मीन हमारी ज़मीन है, इसके ऊपर जो दरख्त हैं, इसके ऊपर जो परिंदे हैं, इन तमाम चीज़ें जो हैं हम एक बहुत ही पेचीदा ग़ज़ाई ज़ंजीर के अंदर जुड़े हुए हैं और इस ज़ंजीर में किसी भी जगह पर अगर कोई रखना आता है, टूटती है, तो ये बुनियादी तौर पे हमारे न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए तबाहकुन हो सकता है। तो कामरान सलीम जो हैं उन्होंने एक तारुफी लाइंस मुझे दिखाई इस खूबसूरत एग्जीबिशन की, तो वो ये थी कि मादूमियत के किनारे जो हैं वो कुछ आवाज़ें आ रही हैं और वो बहुत ही डरा देने वाली आवाज़ें हैं और गो कि ये कमज़ोर आवाज़ें हैं,
तो ये मादूमियत का ये सारा मामला क्या है, दिस लैंड इज़ योर लैंड जो एग्जीबिशन होने जा रही है, ये क्या है, ये हमें कमरान सलीम साहब बताएंगे। कमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो एग्जीबिशन है इसका जो एक लाइन है तारुफी वो है कि दिस लैंड इज़ योर लैंड जी। तो बुनियादी तौर पे मौजू क्या है इसका? इस एग्ज़िबिशन का जो बुनियादी थीम है वो है जो जानवरों की माइग्रेशन है। अच्छा, तो हम कुछ इसके ज़रिए कुछ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और हम उस एक पायदार हल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि इंसान सीख सके कि हमने ये जो बाकी अनवा हैं ज़िंदगी की, हयात की, तो उनके साथ हम मिलजुल के कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, इस ज़मीन को कैसे बांट सकते हैं। क्योंकि इंसान की हद से ज़्यादा बढ़ती हुई मदाखलत जो है उसने तकरीबन आप समझें कि हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर जो जंगल है वो कट जाता है सिर्फ अपने वो मुख्तलिफ ज़रूरियात के तहत जो इंसान काट रहा है हर साल। अब ये जब अगर 13 मिलियन हेक्टेयर अगर जंगल हर साल कट रहा है तो उस जंगल में कोई महलूक तो रहती है ना, वहाँ पे कुछ जानदार तो हैं। तो वो हम इसके ज़रिए एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये जो बाकी अनवा हैं ज़िंदगी की, ये सिर्फ वो अपना कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए वो इस दुनिया में नहीं है, अगर उनकी बका जो है वो इंसान की बका है। और आप देखें कि जैसे जैसे हम जंगल कम करते जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, हमारी हवा पानी ये जहरीले होते जा रहे हैं, इनमें जहर मिलता जा रहा है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दो, एक आप हैं और इसके अलावा एक अलीज़ा हैं। वो एक इटालियन आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था फॉल्कन ऑफ कराची। ओके। तो वो एक उनका डिस्प्ले होगा, उसमें एक साउंड होगा उनका। तो कुछ हम ये एक्चुअली ये एग्जीबिशन एक रवायती एग्जीबिशन नहीं है और इसका जो भी इसका थीम है या जो भी इसको डिस्प्ले करने का जो एक मुनफरिद आइडिया है वो इमरान कुरैशी, वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपनी लातादाद एग्जीबिशन से और इंटरनेशनल एक्सपोजर से ये सीखा है कि हम आर्ट को कैसे मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर सकते हैं। आपका मौजूद क्योंकि माइग्रेटेड बर्ड्स है, मुहाजिर परिंदे। अच्छा, मुहाजिर परिंदों का जब हमारे जहन में तस्वर आता है तो वो ये आता है कि वो जो हज़ारों किलोमीटर दूर से सफ़र करके पॉइंट ए से पॉइंट बी और मुख्तलिफ स्टेज करते हुए वहाँ पे जाते हैं और फिर वापस साइकिल, ये एक पूरा साइकिल है। लेकिन आप जिस तरह की बता रहे थे कि माइग्रेटेड बर्ड्स का एक और भी तस्वर है कि इंसान तो माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है, तो एक मकान से दूसरे मकान में जाता है, लेकिन परिंदा जो है या इस तरह के जो जानवर हैं वो मादूमियत की तरफ जाते हैं। उनकी अगर वो माइग्रेशन करते हैं अपने सेट उस साइकिल से या उस सेट जो पाथ है उससे अगर हटते हैं तो ये पहले नहीं था। पहले परिंदे एक घर से दूसरे घर तक जा रहे थे। अब अगर आप जंगल और जो वेटलैंड्स हैं वो ख़त्म करते जा रहे हैं तो उसके बाद उनके पास जाने की जगह नहीं बची। ठीक है। अब पाकिस्तान में जैसे हम जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और हम सिर्फ इस पाकिस्तान की बात करें जो हमारे पास इस वक्त है, इसमें कुछ 17% पे जंगल था और अब कुछ 2020-21 के करीब एक UN ने एक सर्वे करवाया, उन्होंने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान के पास अब 2.5% जंगल है। अब जो 2.5% जंगल है वो भी टुकड़ों में बटा हुआ है और पूरी दुनिया में ये इस वक्त हो रहा है कि हमने उनको अगर उनको महफूज भी करना चाहा है तो वो हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो उन टुकड़ों के अंदर उनकी ज़िंदगी वैसी चल नहीं पाती। उनको अपने मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से खुराक की तलाश में उनको माइग्रेट करना पड़ता था। तो पहले था, अब वो एक घर से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो एक घर से मौत की तरफ जाते हैं। ओवरऑल यानी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि 2.5% जंगलात हैं तो 2.5% में भी एक्चुअली वो हम मीन निकाल लेते हैं ना, एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर हम नॉर्थ में और स्पेशली ये जो हिल्स का एरिया है जिसमें नरान, कागान, सवात और ये इन पर्टिकुलर एरियाज़ को इसमें क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है वरना और इसकी वजह से ये जब मुल्क का में निकालते हैं तो 2.5% बनता है। बट अदरवाइज़ आप सिचुएशन देखें ना कि अगर इनको थोड़ी सी देर के लिए सरफ़े नज़र इन पर करें तो बाकी तो आपको एक डेजर्ट का या एक बिल्कुल जहाँ पे दरख्त नहीं है और बिल्कुल भी यहाँ पे शजरकारी नहीं हो रही, तो इस तरह का गुमा होता है।
ये वाकई ऐसा है कि हम जो भी हुकूमतें आई पिछले कुछ अरसे में, वो आप अलग अलग भी उनको उनका बता सकते हैं कि कौन कौन सी थी। सब ने जब प्लांटेशन या उन्होंने जंगलात लगाने के लिए, दरख्त लगाने के लिए कोई इरादा किया, तो वो इरादा जो है वो कोई हमारे इकोसिस्टम के लिए कोई बेहतर नहीं था। वो उन्होंने जो है वो यूकलिप्टस लगाया, वो हमारी यहाँ पे और ऐसी जगहों पे लगाया। अब यूकलिप्टस लगाएं, बड़े माहिरीन कहते हैं उसको लगाएं, लेकिन उन जगहों पे लगाएं जहाँ पे आप तजारती बुनियादों पे कुछ करना चाहते हैं। आप ग्रीन बेल्ट्स में वो नहीं लगा सकते, आप सड़कों के किनारे नहीं लगा सकते, तो उसके लिए ख़ास जगह हैं। और वो हमारा एक तो नेटिव दरख्त भी नहीं है। उसके बाद वो हमारे पास एलस्टोनिया आ गया, हमारे पास कोनोकार्प्स आ गया। इसमें एक बात ये भी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारे यहाँ जो शजरकारी है उसके पीछे एक सियासी सोच या एक पॉपुलिस्ट सोच होती है कि ऐसा दरख्त लगाया जाए जो हमारे ही दौरे हुकूमत के अंदर और थोड़ा सा नज़र आए। दूसरा ये होता है कि हमें थोड़ा सा ये शौक़ है कि एक ही वक्त में कुछ इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड हम ब्रेक करें। अच्छा, लेकिन एक शजरकारी होती है कि जिसमें आप एक दरख्त लगाते हैं और फिर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता आप उसके साथ रहते हैं। हमारे यहाँ इस तरह नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली खबरों की जीनत तो बनाया जाता है शजरकारी को। और पाकिस्तान में अगर सक्सेस स्टोरी, आप बेहतर जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में शजरकारी को उन मानों में लिया जाता है कि एक बच्चे की तरह उसको पालना और बड़ा करना है, तो ये सिर्फ आपको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो वाली शजरकारी नज़र आती है। और इसी वजह से वहाँ पर सक्सेस कहीं ज़्यादा है। मेरा मतलब है कि जहाँ पे भी एटलीस्ट अगर वो किसी जगह पे उन्होंने 4000 दरख्त लगाए हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि इनको हमने बड़ा भी करना है। इसमें सक्सेस जो स्टोरीज हैं वो इतनी छोटी हैं, हाँ कम है, कि अगर आप पाकिस्तान का स्केल देखें तो वो आपको लगता है कि जिस खतरात से हम पाकिस्तान स्पेशली हमें खतरा है पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी नहीं है। ये हुकूमतों के करने के काम हैं। और वहाँ पे अगर वो नॉर्दर्न एरिया में अगर वो दरख्त लगा रहे हैं कुछ, लेकिन वहाँ पे अगर आप भी जानते हैं, आप नॉर्दर्न एरिया काफ़ी घूमते फिरते हैं, जो जंगलात वहाँ पे काटे जा रहे हैं उनका कोई शुमार है? कोई शुमार नहीं। यानी अगर आप हरामोश की तरफ चले जाते हैं तो आप वो जो एक इलेक्ट्रिक आ रहा है उसके चलने की आवाज़ 24 घंटे सुनते हैं। जी ऐसे, यानी 24 घंटे वहाँ पे दरख्त। अच्छा, वो वाले दरख्त हैं जिनकी उम्र अगर आप जो इमेजिन कीजिए कि वो कितने अरसे में जाके बड़े हुए। जी बिल्कुल। उसके बाद आप फेरी मैडो की तरफ अगर आप जाते हैं, येल तक आप वो जंगल साफ़ हो चुका हुआ है। किसी वक्त में अगर आप बाबूसर की तरफ जाते थे तो उसकी जाते हुए और उसके उतरते हुए आप जंगल था। ये आपकी एक एग्जीबिशन है, इसको मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन आप समझते हैं कि और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं और मुख्तलिफ शोबों के जो लोग हैं, उनको ये जो लाइन अडॉप्ट करके कि ये ज़मीन तुम्हारी ज़मीन है, इसको देखो, ये तुम्हारी है, इसका ख्याल करना है, ये कैसे हम सबक सिखा सकते हैं? सबसे यही कि आप अपनी अपनी सतह पे कोशिश करते रहें। अगर आप ये कोई प्रोग्राम ये देख रहा है, कोई एग्जीबिशन देखने आता है, 4 अगस्त को वो एग्जीबिशन है, ठीक है, तो कोई आगे देखने आता है, या और भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी तंजीमें हैं जो अपनी अपनी सतह पे काम कर रही हैं कि वो लोगों को एहसास दिला सकें कि ये जो ज़मीन है ये आपकी ज़मीन है, इसकी उसी तरह परवाह करें जैसे आप घर के अंदर करते हैं। इंटरनेशनल माहिरीन है मौसम के, वो तो कह रहे हैं कि 2040 तक पाकिस्तान के अक्सर इलाके रहने के काबिल नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। लाहौर में जो हम आपको कहते हैं कि ये आपके जंगलात ख़त्म हो गए, तो ये पूरे उस इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। आपने 2040 आई डोंट नो, मतलब मैंने जो एक वो रिपोर्ट पढ़ी है वो 2030 है, जस्ट आफ्टर ये अभी 5-6 साल जितनी तेजी से हम जा रहे हैं तो 2030 ही करीन अज़गास यही लगता जी है। बिल्कुल ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान सलीम साहब। नाज़रीन, पिछले दिनों एक सेगमेंट किया था कि ईरानी एक फिल्म है, उसका नाम है सकूत राना, और उस सेगमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि वो परिंदों के हवाले से थी, मौजूद परिंदों के हवाले से थी, और एक बच्ची की कहानी थी, और उसमें ईरानी फिल्म में बेसिकली असासियत पैदा करने की कोशिश की गई जो महाजरे हैं और अपनी जो एनवायरनमेंट है और ये तमाम जो माहौलियात है इसके हवाले से। तो जो आर्टिस्ट है उसका किरदार यही होता है, और मेरी उस वक्त भी यही गुजारिश थी कि पाकिस्तान में भी फिल्म का, ड्रामा का, आर्ट का ये जो मौजू है ये होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलसल जो हमारी तबाही की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसके अंदर अगर कोई रुकावट बना हुआ है तो वो कामरान सलीम जैसे लोग हैं। और एक सैयारे पे जिस तरह उन्होंने कहा कि हम अकेले कोई ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जब हम एक दूसरे की ऑनर करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो तभी जाके हमारे यहाँ जो माहौलियात है और ये तमाम जो मामलात हैं और जो एग्जिस्टेंस है और जो हमारे आने वाली नस्लों की बका है
उसकी ज़मानत हमें हासिल हो सकती है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने के लिए आई हूँ जो बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। ये गाड़ी चलती फिरती एक जदीद लाइब्रेरी भी है। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली आगाज़ किया है पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल ने। इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद ये है उन बच्चों तक किताब की रसाई को मुमकिन बनाना जो किसी भी वजह से स्कूल तक नहीं जा सकते। इसके अलावा ये गाड़ी जो है बच्चों को सोशल, एनवायरमेंटल और साइंस के मुतालिक दीगर मालूमात भी फराहम करती है। तो आइए चलते हैं इस गाड़ी की तरफ और हम भी मज़ेदार सी कहानियाँ सुनते हैं। तो इस कहानी का नाम है अनोखा बाग। क्या नाम है इस कहानी का? शहजादी मेहरू के बाग में सब गुलाब लाल रंग के थे। वो इसलिए कि शहजादी को सिर्फ लाल गुलाब पसंद थे। हर शाम शहजादी मेहरू और उसकी सहेलियां बाग में आती, वहाँ तरह तरह के खेल खेलती और खूबसूरत लाल गुलाब के फूलों की तारीफ करती। मुझे देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, एक लाल गुलाब कहता और दूसरा कहता मेरे लाल रंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो व्यूअर्स, हमारे पीछे जो है एक ज़बरदस्त सा स्टोरी टेलिंग सेशन चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अवैस इकबाल जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अदारा तालीम व आगाही से। इनसे हम मज़ीद जानेंगे कि आखिर ये कहानियाँ सुनाने वाली जो गाड़ी है ये है क्या। बेसिकली 2011 में हमारा एक फेस्टिवल होता था, चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल जिसे कहते थे। ये थ्रू आउट अभी तक हम इस फेस्टिवल को कर रहे हैं और इसको रीब्रांडिंग करके हमने पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल में अभी कन्वर्ट किया है। हमारा मकसद ये था इस किताब गाड़ी को बनाने के पीछे कि हम जो CLF का मॉडल है उसको एक मिनी शेप दे और बच्चों तक पहुँचाएँ, उन बच्चों तक जो अंडर सर्व कम्युनिटीज़ में हैं, जिन तक एक्सेस ऑफ लिटरेचर नहीं है, बुक्स नहीं है, स्टोरीज़ नहीं है, जिनको एजुकेशन की चीज़ों से वो अभी तक अवेयर नहीं है, उन तक ये किताबें पहुंचाएं, उनको स्टोरीज़ पहुंचाएं, उनको हम हेल्प कर सकें उनकी एजुकेशनल जर्नी में। हम अब इसको रीब्रांड करके कह रहे हैं किताब गाड़ी माहौल गाड़ी। माहौल गाड़ी के पीछे का मकसद है मतलब आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें। एग्जैक्टली, क्लाइमेट एक्शन, एक क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। अब उसको टैकल करने के लिए हमारी जो किताब गाड़ी है वो माहौल गाड़ी बन रही है। अब माहौल गाड़ी में हम बेसिकली हमने ऐड किया है क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में। हमारी बुक्स हैं जो क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में हैं। बच्चे वो बुक्स पढ़ते हैं, हमारी स्टोरी टेलिंग सेशन में वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिनसे बेसिकली बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है और वो क्लाइमेट हीरोज़, क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन सकते हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं जहाँ पे भी जाएं किसी न किसी किस्म में हम प्लांटेशन ड्राइव्स करें। जब भी आप कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उस एरिया के ऊपर काम करते हैं? अर्बन एरिया जहाँ पे लोग बहुत दूर दराज इलाकों से आए हुए हों और उनके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज ना हो, हम कोशिश करते हैं वहाँ पे हम अपने सेशंस कंडक्ट करें। और डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स एंड मैकेनिज़म्स हैं और हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जो विज़िट्स हैं कम्युनिटीज़ में उनको मोर फ्रीक्वेंट करें और उसके बेसिस पे हम देखें कि हम और किस तरह से और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आप लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अब तक कितने सेशंस कर चुके हैं पाकिस्तान के कौन कौन से शहर में और कितने बच्चे जो हैं वो इस तरह के सेशन से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? अच्छा, मैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इम्पैक्टेड की बात करूँ तो वो हमारे पास 30,000 प्लस बच्चे हमारे सेशन से इम्पैक्ट हुए हैं। इस वक्त हम 3 बड़े शहरों में मौजूद हैं, लाहौर, कराची एंड मुल्तान। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी रीजन्स में एक्सपेंड करें। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या आप लोग सिर्फ एरिया टू एरिया ही विजिट करते हैं या जो स्कूल्स हैं, जो हमारे पसमानदा इलाकों में स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी आप लोग विजिट करते हैं? डेफिनेटली, जैसा कि आज सुबह ही हमारी किताब गाड़ी एक स्कूल में गई थी। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में, और जाती रहती है, हमारे फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि स्कूल्स में भी जाएं, साथ में कम्युनिटीज़ में भी जाएं। अभी तो हमारे पास लाहौर में एक ही किताब गाड़ी मौजूद है, बट हम वी आर ऑन द गो कि हम अपनी इस किताब गाड़ी मिनी CLF को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। हमारे पास ज़्यादा लर्निंग ऑन द व्हील्स के किताब गाड़ी हो, माहौल गाड़ी हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट कर सकें। ज़बरदस्त। छोटी सी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? दिखने में छोटी है बट इसमें 300
प्लस बुक्स मौजूद है बच्चों के लिए, स्टोरी बुक्स जो कि उनके ग्रेड लेवल के मुताबिक हमने रखी हुई हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट गेम्स, सिनेमा घर, ठीक है। टैबलेट्स और म्यूज़िक जो हमारा एक सेशन होता है, आओ कहानी सुने, वो सेशन, या लर्निंग थ्रू हारमोनीज़ का हमारा सेशन होता है, वो हम बच्चों के साथ कंडक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास गेम्स ठीक हैं, है। चेस है, कैरम है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बेसिकली लाइफ स्किल्स को प्रमोट करने के लिए बच्चों के साथ हम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो जो मदर्स आपके पास आती हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं इस तरह के सेशंस को? वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव रिव्यूज़। जब भी आप लोग कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ के लोगों को किस तरह से मैसेज कन्वे करते हैं कि फलां तारीख पे कहानी सुनाने वाली गाड़ी आने वाली है तो अपने बच्चों को ले आए? एक बार जिस कम्युनिटी में हम जाते हैं, बच्चे उसके बाद खुद ब खुद तैयार होते हैं कि इस वीक इस डे को हम आने वाले हैं, तो वो खुद रेडी होते हैं। जो लोग इस गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते, मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं, क्योंकि अभी आप लोग 3 बड़े शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं, जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, एक तो मुझे ये बताइएगा वहाँ के बच्चों तक आपकी ये एक्टिविटीज़ और ये जो तमाम तर लर्निंग प्रोसीजर है ये कैसे पहुँचेगा? और नंबर 2 ये कि अगर कोई कम्युनिटी आपको इन्वाइट करना चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर है? कोई हमारी इन एक्टिविटीज़ को रीच आउट करना चाहता है तो सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं, और यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ हमारे वेबसाइट में मौजूद हैं। और दूसरी बात, अगर कोई अपनी कम्युनिटी में किताब गाड़ी को सेशन करना चाह रहा है तो वो ये कर सकता है कि हमारा एक ऐप है, पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल, जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकती हैं। उसके अंदर आप हमारी डिफरेंट स्टोरीज जो हैं उनको बुक कर सकती हैं। थैंक यू सो मच अवेयर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिहा गुल। मुझे ये बताओ कि क्या बना रहे हो आप? हम स्पैडो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा, मुझे ये बताओ आज क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा। तो अभी ये क्या बना रहे हो आप? चिड़िया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज आपने स्टोरी भी सुनी, मजा आया स्टोरी सुन के? जी। कितना मजा आया? बहुत सारा मजा आया। क्या नाम है आपका? हसन। अच्छा, एक आप लोगों ने मुर्गी की कहानी भी सुनी, उस मुर्गी को क्या था? कुछ लालच। क्या था? लालच था उस मुर्गी को। तो अभी आप क्या बना रहे हो? चिड़िया। आपका क्या नाम है? अली हैदर। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आज आपको कितना मजा आया? बहुत सारा। तो व्यूअर्स, किताब ना सिर्फ शख्सियत साजी के लिए कारगर है बल्कि हमारा मुआशरा और कोई भी कौम जो है वो तभी तरक्की पा सकती है जब उसकी दोस्ती किताब से होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब हम सबके फेवरेट गेम की बात कर लेते हैं, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी देर से हमने नहीं की। हमें पता है जो क्रिकेट लवर्स हैं वो मिस कर रहे होंगे क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो साबिक कप्तान वकार यूनुस की पीसीबी में एक बार फिर से वापसी हुई है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए साबिक जो फास्ट बॉलर हैं उनको अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। और माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये थी वो सर्जरी जिसकी आप बात कर रही थी, जिसका मैंने बहुत जिक्र किया। अच्छा जी, टीम के हेड केस बिगड़ गया मुझे लगता है। वकार यूनुस ने चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट की जिम्मेदारियां अब संभाल ली हैं। और बात की जाए तो वकार यूनुस कौमी टीम से मुताल्लिका तमाम उमूर के अब निगरान होंगे। वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी, वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे। ज़राए का ये कहना है कि मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी कौमी क्रिकेट के इंतजामी मामलात पर ज़रूर नज़र रखेंगे। और दूसरी जानिब भारत को एशिया कप के पाकिस्तानी बॉयकॉट का खदशा लाहक हो गया है जनाब। और बीसीसीआई को खतरा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम उन्होंने ना भेजी तो पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल जो अगले 3 टूर्नामेंट्स हैं वो खेलने से इनकार कर सकता है। और तफसीलात ये बताती हैं कि पाकिस्तान को आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है और भारत इस बार भी शिरकत से, हमने आपको बताया कि जान छुड़ाने के लिए रिवायती हथकंडे हमेशा की तरह इस्तेमाल कर रहा है, मगर उसे अब खदशा ज़रूर है कि अगर टीम वहाँ से नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तानी टीम भी भारतीय मैदानों में शेड्यूल इवेंट्स का बॉयकॉट कर सकती है। गुज़िश्ता बरस ब्लू शर्ट्स के जो एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर पीसीबी ने भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम ना भेजने की धमकी दी, जो हवाई फायर साबित हुआ। और इस बार देखते हैं कि पीसीबी अपनी धमकी को अमली जामा पहना सकता भी है या नहीं। मोहसिन नकवी साहब हैं तो देखिए, मोहसिन नकवी साहब से मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो कुछ ऐसा करें, लेकिन लेट्स सी, ऑल आइज ऑन मोहसिन नकवी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है, हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मौजूद हैं, सर्जरी की बात है तो ज़रा उनसे हम बात करते हैं।
और सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या बुरा था वहाब रियाज के अंदर कि वकार यूनुस में वो है जो वहाब में नहीं था या किसी और में नहीं था? आई मीन व्हाट चेंज्ड? एक क्रिकेट व्यूअर की हैसियत से हम तो ये जानने से कासिर हैं। मेरे साहब से पूछते हैं। मेरे साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चूंकि आप कराची में हैं, हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आपके शहर में भी सुना है बड़ी बारिश हुई है, आए चंडीगढ़ रोड हो, एयरपोर्ट साइड जो जहाँ पे आप भी रहते हैं, क्या बहुत बारिश हुई है? जी हाँ, आज सुबह यहाँ बारिश हुई है। सुबह बखैर इमरान और हिना, आज बारिश हुई है। और मैं तो देख रहा था कि आप लोग जब आ रहे होते तो आप अपनी वो भी रील भी डालते हैं कि बारिश हो रही है लाहौर में। जी जी, देखिए ना, फिर आप घर से लाइव हैं और हमें स्टूडियोज आके चाहे हम तैर के आए आना पड़ता है, तो ये भी इस कुर्बानी में भी कहीं लिखिएगा, गिनिएगा कहीं पे। अच्छा चलिए, कमिंग बैक टू द क्रिकेट सर, मेरे लिए तो ये खबर मैं अब क्या अपनी राय का इजहार में नहीं करना चाहता, रोकना चाहता हूँ अल्फाज को। वकार यूनुस साहब ऐसा लगता है कि सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं वो होंगे, उस सर्जरी को लीड करेंगे जिसका इंडिया बहुत अरसे से दे रहे थे चेयरमैन पीसीबी। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं मेरे साहब? देखिए, वकार यूनुस इमरान माजी में भी 4-5 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुख्तलिफ हैसियतों में वाबस्ता रहे, लेकिन अब लगता है उन्हें तमाम तर क्रिकेटिंग इख्तियारात जो है वो दे दिए चेयरमैन ने। और ये गुज़िश्ता 5 बरस में ये चौथे आदमी है कि जिनको होल सोल पाकिस्तान क्रिकेट का सफेद का मालिक बनाया गया। आपको याद होगा 2019 में मिसबाह उल हक बने, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज बने ज़का अशरफ के दौर में, फिर उसके बाद वहाब रियाज बने और अब वकार यूनुस की बारी है। तो अब देखते हैं कि वकार यूनुस क्या करते हैं। लेकिन वकार यूनुस एज अ प्लेयर, अगर मैं समझता हूँ कि उनको फास्ट बॉलर्स की तरफ लेकर आते या क्रिकेट एकेडमी की तरफ लेकर आते तो ज्यादा बेहतर होता। माजी में वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, शाहिद आफरीदी हो, उमर अकमल हो, अहमद शहजाद हो, तो उनके साथ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी रही है। अब देखते हैं कि वकार यूनुस इस नए रोल में कितना समझते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर है ना इमरान, उनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा है, अग्रेसिव बहुत है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ते जाते हैं। इतने कूल नहीं है वो। हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम आजमाए हुए लोगों को ही फिर आजमाते हैं। क्या हमारे पास चॉइस ऑफ पीपल खत्म हो गई है, या हमारी वो कहते हैं ना कि ब्लाइंडर्स हैं कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है और जो सामने नजर आ रहा है हैंड पिक लोग उन्हीं को लेकर आना है? मैं उनके रोल पे भी कोई तनकीद कर नहीं रहा, चूंकि उन्होंने आना है सामने, लेकिन सीइंग द हिस्ट्री इससे पहले जो हुआ है तो कुछ मुख्तलिफ तो नहीं हुआ मिर्जा साहब जो ये अब करेंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब इनके इख्तियारात कुछ जरूरत से ज्यादा है, सिवाय एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर के जो कि मोहसिन नकवी साहब देखेंगे। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, बेशुमार चीजें, खिलाड़ियों को एनओसी देना हो, तो वो सारी चीजें, ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि इतने मसरूफ हैं और वो दोहरी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर है, तो शायद वो इधर इनको क्रिकेट की जिम्मेदारियां देकर, क्योंकि आपको याद तो बड़े शौक से लिया था उन्होंने चेयरमैन पीसीबी का। शाहिद आफरीदी ने अभी हाल ही में अभी कुछ छक्के चौके मारे हैं कराची में, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मशवरा दिया कि एक ओहदे का इंतखाब कर लें। तो मेरे ख्याल में अब देखिए क्रिकेट किस तरफ जाती है। जो हालात हैं, जिस तरह से वो वफाकी वजीर दाखिला है, यहाँ उनको बड़ी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, अगर एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिर्जा साहब, आगे तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उसके साथ साथ एसीसी के नए सदर बनने के करीब पहुंच गए हैं। एक नया इस मैदान में एक नया ओहदा मिलने वाला है ना, वो सेरेमोनियल पोस्ट होती है, एसीसी की मीटिंग होती है साल में 2 दफा 3 दफा, या एशिया कप के हवाले से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक जैसे कहना चाहिए कि ओहदा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, जैसे जय शाह भी अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के थे। असल तो पाकिस्तान क्रिकेट है ना कि जहां पर उन्हें भरपूर तवज्जो देनी है, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। और भारत ने अब एक बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है कि 2025 का जो एशिया कप T20 है, उन्होंने अपनी मेजबानी भारत को मिल गई है। जय शाह ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है। तो अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान में भारत आता है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होती है तो क्या एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा? बहुत सारे सवाल। अच्छा, वकार यूनुस की चूंकि हम बात करें, क्या वकार यूनुस इस इंतहाई अहम पोस्ट के लिए वाहिद कंटेस्टेंट थे? मिर्जा साहब, आपकी क्या इत्तलात हैं, या कोई और शख्सियत, कुछ और शख्सियात या प्लेयर्स का नाम भी ज़ेर गौर था?
वो जो मैं एक जुमला कहता हूँ ना कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, हाय हाय। तो मेरे ख्याल में वकार यूनुस जो है वो पिया चाहते थे कि वकार यूनुस आए और मोहसिन नकवी साहब को उन पर एतमाद है कि वो मामलात को हैंडल कर लेंगे। लेकिन मामलात जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप देखें ना कि हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड कप देख लें, विमेन एशिया कप देख लें, बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने आए हैं कि जी अब डोमेस्टिक क्रिकेट में 4.5 अरब रुपए लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार इतने पैसे लगाकर कैसे बेहतर किया जाएगा। तो शायद नकवी साहब ने ये सोचा कि वकार यूनुस चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले, पाकिस्तान के लिए भी खेले, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक नकवी साहब ने सोचा, पिया ने सोचा जो जिस तरफ भी ले जाए, लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर आप देखें ना तो बहुत बड़ा गैम्बल है और इस गैम्बल अच्छा नहीं, हम इसको थोड़ा सा माजी के तनाजुर में देख लेते हैं ना। आप चुके हैं तो हमें क्या गम है। ये जो माजी के इनके फैसले थे, तो आपने कुछ कंट्रोवर्सीज की तरफ इशारा किया कि कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी रही उनसे जुड़ी और प्लेयर्स इसका इजहार भी करते रहे। आई रिमेंबर अभी भी जब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर प्लेयर्स बैठते हैं तो वो फॉर्मर प्लेयर्स इस बात का इजहार करते हैं वो क्या रही। और कौन से ऐसे फैसले थे जिन्होंने पॉजिटिवली या नेगेटिवली वकार यूनुस साहब के फैसलों ने इम्पैक्ट किया था? दिन द प्लेयर तो बड़े कमाल थे, दो के जब खेले थे तब भी इनके कुछ कंट्रोवर्सीज रही थी, जस्टिस कयूम रिपोर्ट एंड ऑल, बट कमिंग टू द डिसीजंस दैट ही मेड, उस पर जरा थोड़ा सा बताइए हमें। लेकिन वो कंट्रोवर्सी तो मेन आपको याद है कि ये जो कप्तानी की कंट्रोवर्सी थी कि वकार यूनुस कप्तान बनना चाह रहे थे और वसीम अकरम और इनके दरमियान, हालांकि इनकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी, लेकिन एक रिफ्ट पैदा हो गई। और मुझे याद है 1993 की बात है कि वकार यूनुस कप्तान बनना चाह रहे थे। तो बहुत सारी चीजें 2015 का वर्ल्ड कप आप भूल गए जिसमें कि इन्होंने सरफराज अहमद को नहीं खिलाया, जब बहुत शोर मचा, उमर अकमल से कीपिंग करा रहे थे, बहुत शोर मचा तो सरफराज को खिलाया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। फिर अब्दुल रज्जाक का देखें, अक्टूबर 2010 में जो अब्दुल रज्जाक ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी अबू धाबी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अब्दुल रज्जाक ने कहा जाए उनसे कोच से पूछें। तो कंट्रोवर्सी बहुत शायद रिजवान के साथ अच्छे ताल्लुकात है वकार यूनुस साहब के, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? बज़ाहिर तो लगता है यही है, बज़ाहिर यही लगता है। और रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने नोट की होगी जो पेशावर में उन्होंने की थी, उन्होंने बड़ी जमीन और आसमान मिला दिए थे, तारीफ या कलाबे मिला देंगे। तो खबरें खोदनी पड़ती हैं, खोद के निकालनी पड़ती हैं, आप हमें खुद से नहीं देते इतने अच्छे मौसम के बावजूद। अच्छा मिर्जा साहब, आगे ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज है 21 अगस्त से जिससे शुरू होना है, उसके लिए भी टीम का ऐलान अभी होना है, कौन इन होगा कौन आउट होगा, इस पर भी जरा बताइए कि क्या देख रहे हैं आप, क्या टीम सिलेक्शन होगी? देखिए उसमें ये कहा जा रहा है कि शाहीन आफरीदी को रेस्ट कराया जाएगा और शाहीन आफरीदी ने कराची में भी 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अवेलेबल हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि शाहीन आफरीदी को रेस्ट कराया जाएगा, हसन अली तो बिल्कुल आउट है, हसन अली की जो है ना इंजरी सही नहीं हुई है, वो नहीं होंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर शाहीन को रेस्ट कराएंगे तो शायद नसीम शाह को भी रेस्ट करा दें ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि फिर अगर शाहीन आफरीदी अकेले ड्रॉप होते हैं टीम से तो फिर बहुत शोर मचेगा। शाहिद आफरीदी ने पहले ही अपनी तोपों का रुख जो है वो कर दिया है पीसीबी की तरफ। तो अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि शाहीन आफरीदी को शायद ना रखें और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन, अभी सुनने में आया कि डिसिप्लिनरी कमेटी बना रहे हैं कोई चेयरमैन। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे, हमने इस पे बड़ी बात भी की है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कि किसी भी शख्सियत को, वकार साहब यूनुस साहब को बड़ा एहतराम है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मेरे ख्याल में उनसे अच्छा यॉर्कर नहीं किया किसी ने बड़ा, आई बिलीव इतने अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामी मामलात हैं वो एक डिफरेंट बॉल गेम है आई मस्ट से। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म आता है जिसपे कम से कम कल किसी जिम्मेदार का भी तयन किया जाता कि अगर टीम बुरा परफॉर्म करती है कि हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब भी पूरे इख्तियारात मोहसिन नकवी ने अगर उनको दे दिए हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो मोहसिन नकवी से होगा अगर ये भी कल नाकाम होते हैं, लेकिन नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा जो ऑलरेडी बहुत नाकाबिल तलाफी हद तक पहुंच चुका है। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आपका इस पे क्या टेक है? बिल्कुल जिम्मेदारी तो मोहसिन नकवी साहब की होगी ना, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है। वकार यूनुस को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इतना तजुर्बा नहीं, क्रिकेटर अपने जमाने के टॉप के क्रिकेटर हैं। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कह दिया मैं आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ आधा पाकिस्तानी हूँ। तो अब जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी T20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए तो वकार यूनुस किस तरफ होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर आयद होती है कि जिन्होंने इनका इंतखाब किया। अगर थोड़ा सा हम इसको कंस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाएं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं
कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो वकार यूनुस को लेनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो उन्होंने पहले की एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए जो अब उनको नहीं करनी चाहिए? अब एक तो उन्हें अपने अग्रेशन को कम करना पड़ेगा, हर एक के साथ मेल जोल करके चला के चलना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। जिस तरह से लोग बात खिलाड़ी ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, खिलाड़ी ये कहते हैं कि वकार यूनुस साहब ने, आपको याद होगा अब्दुल रज़ाक ये कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने अपनी वाइट किट नहीं उतारी है, जबकि उनको रिटायर हुए एक तवील अरसा हो गया, 2003 में रिटायर हुए। तो उनको एक तो खिलाड़ियों के साथ लाइजनिंग बेहतर करनी होगी, दूसरे इनको फास्ट बॉलर्स पर, जब ये फास्ट बॉलिंग कोच थे या पाकिस्तान टीम के कोच थे तो नो बॉल बहुत हो रही थी, बड़े मसाइल थे, तो अपने तजुर्बे से इनको फास्ट बॉलर्स को बताना होगा ताकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है मजीद बेहतर हो सके। वैसे मुश्किल बड़ा हो जाता है जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे आए ना, जैसे रमीज राजा साहब आए थे, तो उसमें फिर आपकी इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि आप जाके प्लेयर्स को ऑन ग्राउंड बताएं कि बेटा बॉल ऐसे करो, ऐसे बॉल पकड़ो। ये वैसे स्क्रीन का पेट भरने के लिए तो अच्छा लगता है, बट लेट्स सी। चलें, थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी अच्छी बारिश एंजॉय कीजिए। आज हम सब रेनी डे विश कर रहे हैं, तो एंजॉय द रेनी डे। एंड क्रिकेट पे क्या एनालिसिस है, हमने इस पे बात। जी हाँ, एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और जिक्र करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और इसमें 50 साल तक यानी कि 5 दिहाइयों तक अपने फ़न का लोहा मनवाने वाले अदाकार यूसुफ खान साहब की उनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। फिरोजपुर में पैदा होने वाले यूसुफ खान ने अपने करियर में बेशुमार किरदार निभाए जो लोगों को बेहद पसंद आए। आपने फिल्मसाज अशफाक मलिक की फिल्म परवाज़ से अदाकारी करियर का आगाज किया। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन आपकी अदाकारी लोगों के दिलों पर घर कर गई। अक्खड़ और जिद्दी जैसी फिल्मों से आप शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। 60 की दिहाई में हीरो के बजाय साइड कैरेक्टर्स में नजर आए। कैरेक्टर एक्टिंग की आपकी दीगर हिट फिल्म्स की अगर हम बात करें, उसमें गरनाता, अल हिलाल, टैक्सी ड्राइवर, आसमान, गुलामी, बुत शिकन, बाबुल, बदला, मलंगी, तीरानी और जबरू शामिल है। यूसुफ खान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में गोल्डन जुबली मनाने वाले वाहिद फनकार का एजाज़ भी रखते हैं, और उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। यूसुफ खान 20 सितंबर 2009 को मुख्तसर अदालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी बेमिसाल अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में नक्श है।